11 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और शनिवार को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन के बच्चों के टीके को मंजूरी दे दी। फाइजर बायोटेक पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसके 5 से 11 साल के बच्चों के टीके को अमेरिका ने मंजूरी दी है और अमेरिका में कोरोना की चपेट में करीब 60 लाख बच्चे आए और इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद फाइजर बायोटेक ने कहा है कि ये वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी और एक वैक्सीन से दूसरी वैक्सीन के बीच 21 दिनों की अंतराल होगा। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट समेत राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर भी जीत दर्ज की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंडी से सामने आई तस्वीरों में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह की जीत के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न में डूबे दिखे। पार्टी के झंडे लहराते हुए उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। हमीरपुर का नजारा भी कमोबेश मंडी ही जैसा दिखा। वहां कांग्रेस के कई समर्थक अपने घरों से बाहर निकले और एक जगह जमा होकर आतिशबाजी की। इन लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कांग्रेस की जीत की खुशी का इजहार किया। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल भी सामने आए और पार्टी की इस जीत के लिए राज्य के लोगों का शुक्रिया अदा किया। ये बदलाव के संकेत हैं। मुझे लगता है कि इसका असर आएगा। मैं हिमाचल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हार की जिम्मेदारी ली और जीते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को बधाइयां दी। लेकिन हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की इस जीत से सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वहां उसे एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हार झेलनी पड़ी। न्यूज 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर को हराया। यह सीट पहले बीजेपी के पास थी और पार्टी सांसद रामस्वरूप के निधन के बाद खाली हुई थी। इसी तरह जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली और उसके प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने बड़ी जीत दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीलम शरायक अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। बड़ी बात यह कि इस सीट पर टिकट कटने से खफा बीजेपी के पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन सिंह बरागटा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो दूसरे नंबर पर रहे, जबकि फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई और उसके उम्मीदवार भवानी सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को मात दी। वहीं अर्की विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस की झोली में गिरी। वहां से पहले वीरभद्र सिंह विधायक थे, लेकिन उनके निधन से यह सीट खाली हो गई थी और अब कांग्रेस के संजय अवस्थी ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के रतन सिंह पाल को हराया। मतलब कांग्रेस अर्की और फतेहपुर में अपनी सीट बचाने के साथ ही बीजेपी के खाते वाली मंडी लोकसभा और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट भी जीत गई। महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मोबाइल की एक दुकान में एक आदमी बम विस्फोट की धमकी देने लगा। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वहां फौरन एक टीम पहुंच गई जिसने उस आदमी को पकड़कर दुकान से बाहर किया। दुकान के मालिक ने आरोप लगाया कि उस आदमी ने अपने पास बम होने की धमकी दी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। हालांकि तलाशी में वहां कोई विस्फोटक चीज बरामद नहीं हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के मेन गेट पर एक जोरदार धमाका हो गया। मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने हुए इस बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद तबाही थमी नहीं। वहां से आए एक वीडियो ने सबको खौफ से भर दिया, जिसमें 2 आतंकी एक कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। उनमें एक हथियारबंद आदमी ऑटो से उतरा, गोलियां चलाई और फिर उसी ऑटो में फिर से बैठ गया। इस हमले के बाद वहां दूसरा धमाका हुआ और धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि गोलियों की आवाज भी लगातार आती रही। इसके बाद अस्पताल से आए एक वीडियो में तो लोग एक बाउंड्री वॉल के किनारे पर लकड़ी की सीढ़ी लगाकर जैसे तैसे बाहर निकलने को बेताब नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ घायलों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी कई परेशानियों से जूझना पड़ा। कुछ लोगों को कार में भरकर इलाज के लिए ले जाया गया, तो कहीं लोग पैदल ही अस्पताल के लिए निकल पड़े। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जयनगर इलाके में अचानक एक फर्नीचर के गोदाम में आग भड़क उठी।
उसके बाद तो गोदाम को आग के गोले में तब्दील होने से ज्यादा वक्त नहीं लगा। वहां से ऐसी लपटें उठने लगी, जिसने भी देखा वो सहम उठा। दावा किया गया कि गोदाम में लाखों का फर्नीचर था, जिसकी डिलीवरी धनतेरस के मौके पर की जानी थी। आग लगने की वजह से ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। हालांकि इसे बुझाने के लिए दमकल की कुछ गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो चुका था और बाद में करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और अयोध्या की दिव्य दीपावली की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार। हरियाणा की एलनाबाद सीट पर हुए उपचुनाव में आईएनएलडी के अभय चौटाला ने जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि चुनाव प्रचार में किसान आंदोलन को मुद्दा बनाने के बावजूद पिछली बार की तुलना में बीजेपी से उनकी जीत का अंतर कम ही हुआ। यानी किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को जितना नुकसान पहुंचने का दावा था वो वोट में नहीं दिखा। लेकिन कम अंतर से जीत के बावजूद आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं ने दिवाली से ठीक पहले दिवाली जैसा धमाल मचाया। जश्न के जुनून में उत्साहित कार्यकर्ता भीड़ नहीं लगाने की चुनाव आयोग की हिदायत को भूल बैठे और कोरोना से बचाव के नियमों को तार-तार करते हुए नाचते नजर आए। यहाँ की तस्वीरें देखकर आपको लगता होगा कि कोई भी कोरोना दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की बड़ी हार की भविष्यवाणी करने वाले अभय चौटाला ने जीत के अंतर में कमी की वजह प्रशासन के पक्षपाती रवैये को बताया और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पैसे बांटने शुरू करे। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में अपनी सीट से इस्तीफा देने वाले चौटाला ने इस जीत का श्रेय किसानों को ही दिया। लेकिन कृषि कानूनों को मुद्दा बनाने के बावजूद एलनाबाद उपचुनाव के जैसे नतीजे आए, उसमें चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों के लिए संदेश दिखा, क्योंकि इस बार अभय चौटाला की जीत महज 6,708 वोट से हुई, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी को 11,922 वोटों से हराया था। इस चुनाव में आईएनएलडी के अभय चौटाला को 65,897 वोट तो बीजेपी के गोविंद कांडा को 59,189 वोट मिले, जबकि कृषि कानूनों का तीखा विरोध करने वाली कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो गई, क्योंकि कांग्रेस के पवन बेनीवाल को 20,857 वोट ही मिले और बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन होने के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा। दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने के साथ ही शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर पहली बार कोई बड़ी चुनावी जीत हासिल की है, जिसमें शिवसेना उम्मीदवार कलाबेन डेलकर ने बीजेपी उम्मीदवार महेश गामित को 51,300 वोटों से हराया और ये सीट निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर की संदिग्ध हालत में मौत के बाद खाली हुई थी, जिसके लिए दादरा और नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद शिवसेना ने मोहन डेलकर की पत्नी को ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया। अब तक इतनी बड़ी जीत इतिहास में दादरा नगर हवेली में किसी उम्मीदवार को नहीं मिली थी, जो 50,000 से भी ज्यादा मतों से शिवसेना के उम्मीदवार कलाबेन डेलकर जीत गई है। और मेक्सिको में डे ऑफ द डेड बेहद धूमधाम से मनाया गया। पिछले साल कोरोना की वजह से इस समारोह का जश्न फीका रहा था, लेकिन इस बार तो वायरस भी रंग में भंग नहीं डाल पाया। हर साल 31 अक्टूबर से 3 दिन तक मनाए जाने वाले डे ऑफ द डेड पर मेक्सिको में लोग दुनिया छोड़कर जा चुके अपने घर वालों को याद करते हैं, लेकिन रोकर या मातम मनाकर नहीं, बल्कि नाचकर, गाकर, हंसकर, मुस्कुराकर। ऐसे में जश्न मनाने के लिए राजधानी मेक्सिको सिटी में भी एक विशाल परेड निकाली गई, जिसमें लोग अजीबोगरीब मेकअप करके ऐसे रंग बिरंगी अतरंगी कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंचे मानो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो। परेड में कुछ लोग मुखौटा तो कंकाल का पहने नजर आए, लेकिन उनका जिस्म किसी जीते जागते इंसान की तरह सजा दिखा। विशाल परेड में एक विशाल कंकाल भी नजर आया, जिसने सबका ध्यान खींचा। पिछले साल कोरोना की वजह से परेड निकल नहीं पाई थी, इसलिए इस बार लोगों ने सारी कसर पूरी कर ली। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और फिर ऐसा मजमा लगा कि लोगों को खम्भों तक पर चढ़कर परेड देखनी पड़ी। असल में डे ऑफ द डेड के जरिए मेक्सिको में मौत का मातम नहीं बल्कि जीवन का उत्सव मनाया जाता है। वहां माना जाता है कि इस वक्त मर चुके लोगों की आत्मा वापस आती है, इसलिए उनके रिश्तेदार उनकी कब्रों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यही वजह रही कि मेक्सिको के मिचोआकन से आई एक तस्वीर में एक कब्रिस्तान का बेहद अनोखा नजारा देखने को मिला। वहां कब्रों को फूलों से इतना लाद दिया गया कि बेरंग कब्रिस्तान में रंग ही रंग नजर आने लगे।
तस्वीरें देखकर ये कह पाना ही मुश्किल था कि आंखों के सामने कब्रिस्तान है, क्योंकि आम दिनों में जहां सन्नाटा पसरा रहता है, वहां गाजे बाजे के शोर ने ऐसा समा बांधा कि लोग जमकर नाचते दिखे। लोगों ने मरने वाले अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए उनकी कब्रों पर उनकी पसंदीदा खाने पीने की चीजें भी रखी। दिल्ली में दिवाली की पूजा के लिए केजरीवाल सरकार राम मंदिर का मॉडल बनवा रही है। यह मॉडल त्यागराज स्टेडियम में बन रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों के साथ 4 नवंबर को दिवाली की पूजा करेंगे। पिछले 3 साल से दिल्ली में दिल्ली की दिवाली का आयोजन हो रहा है और यह आयोजन चौथे साल भी होगा। खास बात यह कि इस बार सीएम त्यागराज स्टेडियम में बन रहे राम मंदिर के मॉडल में दिवाली की पूजा करेंगे। कोशिश की जा रही है कि ये मॉडल हूबहू अयोध्या के राम मंदिर जैसा बने, जिसके लिए हर बारीकी पर ध्यान दिया गया और कारीगर दिन रात काम में जुटे रहे। त्यागराज स्टेडियम में यहाँ उसी भव्यता के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने वादा किया था कि उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त में अयोध्या की यात्रा करवाएगी, और अब वो दिल्ली में राम मंदिर का मॉडल बनवा रहे हैं, जहां दिवाली की शाम होने वाली पूजा का सीधा प्रसारण पूरी दिल्ली में होगा। इस बीच दिल्ली सरकार के इस कदम पर सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कस दिया। मंदिर निर्माण के रास्ते में बाधा बनने वाले लोग आज राम नाम जप रहे हैं, ये उनकी कृपा है। जबकि कांग्रेस ने तो दो टूक बोल दिया कि दिल्ली में राम मंदिर का मॉडल बनवाना चुनावी स्टंट है। वो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है, ये कोई उत्सुकता ऐसी नहीं है। विरोधियों के आरोपों से अलग आम आदमी पार्टी का तर्क कुछ और ही रहा। दिवाली का त्योहार तो भगवान श्री राम के साथ जुड़ा ही हुआ है। जब हम दिवाली मनाने जाएंगे तो उसमें भगवान श्री राम का तो एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी ही। दिल्ली सरकार दिवाली के बाद इस मॉडल को आम लोगों के लिए खोलने के बारे में भी सोच रही है, ताकि वो दिल्ली में राम मंदिर की झलक देख सकें। इटली के पादुआ शहर से विरोध की चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई और वहां ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को दिए गए सम्मान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद उनके और पुलिस के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। वो लोग झुंड में नारे लगाते रहे और पुलिस उन पर पानी की बौछार करती रही। इससे बचने के लिए वो सब अपने साथ लाई शील्ड को आगे कर उसके पीछे छिप गए, लेकिन ये तरकीब भी ज्यादा देर तक काम नहीं आई। इस बीच केजरीवाल की तुलना कालनेमी से करने पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। दिल्ली में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मॉडल बनाकर पूजा करने की तैयारी पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने केजरीवाल की तुलना रावण के मामा कालनेमी से कर दी। माना जाता है कि साधु का वेश बदलकर कालनेमी ने राम भक्ति करने का नाटक किया था। ये सुनकर के बहुत खुश हूँ कि उनके जैसा एक कालनेमी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी भगवान श्री राम की पूजा करेगा। मनोज तिवारी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। खुद इतने बड़े हनुमान भक्त हैं अरविंद जी, उनके लिए ऐसे बात बोलना तो मैं ये समझता हूँ सपनों में भी सोचना अनुचित है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 में 4 भारतीय खिलाड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए, जबकि सिर्फ शिव थापा ही जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच पाए। फिलहाल अच्छी खबर यह भी है कि इस प्रतियोगिता में भारत के कुल 13 में 5 खिलाड़ी पदक से महज 1 कदम दूर हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 8 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने की दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया गया। वहां कई लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हो रही क्लाइमेट चेंज की बैठक के लिए जुटे दुनिया भर के नेताओं के सामने कुछ लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम की संस्था के सदस्यों ने यहां बैठक में हिस्सा लेने वाले नेताओं को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर ठोस फैसले लेने की नसीहत दी, जिसके लिए वहां बड़ी तादाद में लोग नारे लगाते दिखाई दिए। इन लोगों ने अपने हाथों में कई बैनर और पोस्टर थामे, जिनमें लिखा था वी आर वॉचिंग यू, यानी आपकी इस बैठक पर हमारी नजर है। Our eyes are on the COP26. Don't let us down. यहाँ मौजूद लोगों ने बैठक में हिस्सा लेने आए नेताओं से क्लाइमेट चेंज के बारे में जल्द से जल्द फैसले लेने और उन पर अमल करने की अपील की। उनका कहना था कि अगर वादे किए जाएं तो फिर उन्हें निभाया भी जाना चाहिए। और अयोध्या की दिव्य दीपावली की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार।
मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बाजी मार ली। कुल 4 सीटों के नतीजों में 3 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली, जिनमें 2 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जो पहले कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस चुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के पास चली गईं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। देवास के बीजेपी दफ्तर में चल रही बैठक में जैसे ही नतीजों में बढ़त की खबर आई, नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने दावा कर दिया कि ये तो यूपी के विधानसभा चुनावों से पहले शुभ संकेत हैं। देश का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, उसके लिए शगुन आज मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है। दूसरी तरफ जोबट विधानसभा सीट पर मिली जीत को बीजेपी एक बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि जोबट सीट राज्य के आदिवासी समुदाय के असर वाले इलाके की सीट है, जहां बीजेपी को 2018 के चुनाव में बड़ा झटका लगा था। हमारी पूरी आदिवासी पट्टी पिछले विधानसभा में हम साफ हो गए थे, लेकिन जनजाति आदिवासी भाई बहनों का विश्वास फिर से हम पर लौटा। लेकिन रैगांव विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दे दिया। हालांकि कांग्रेस की जीत का अंतर बड़ा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस के नजरिए से जीत इसलिए अहम है क्योंकि इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस बार के चुनाव में रैगांव सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया, जबकि जोबट सीट पर कांग्रेस को 6,000 वोटों के अंतर से बीजेपी ने शिकस्त दे दी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट भी पहले कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन इस बार 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से यह सीट बीजेपी ने जीती, जबकि 1 लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 81,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। आदेश के बाद अफरा तफरी का माहौल है, वहां हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है और चावल, तेल, नमक जैसी खाने पीने की चीजें जमा करने के लिए मारामारी मची हुई है। वहां से सोशल मीडिया पर भी लोगों के बीच दहशत का माहौल है, क्योंकि चीन की सरकार ने लोगों को सर्दियों से पहले रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का स्टॉक रखने को कह दिया है। बाकायदा उसकी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने नोटिस जारी भी किया है, जिसमें साफ लिखा है कि इमरजेंसी की सूरत में लोग अपने घरों में सारा सामान पहले ही रख लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्यों, इसकी वजह चीन ने नहीं बताई। अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि या तो चीन में कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है, जिससे निपटने के लिए वहां पिछले साल वुहान के जैसे बेहद सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा, या फिर चीन अलग ही खिचड़ी पका रहा है। माना जा रहा है कि वो ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए उस पर हमला करने की फिराक में है। वैसे अभी हाल ही में चीन के मीडिया ने भी लोगों के लिए अपने घरों में कुछ चीजें रखने की एक लिस्ट छापी थी, जिसमें रेडियो और फ्लैशलाइट यानी कि टॉर्च खासतौर पर लोगों को रखने को कहा गया था। न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाले कुक स्ट्रेट के ऊपर पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन उड़ाकर उसे पार करने का कारनामा किया गया। पिछली सदी में कुक स्ट्रेट के ऊपर पहला आम हवाई जहाज उड़ा था और 101 साल बाद समंदर के इस हिस्से के ऊपर बैटरी से चलने वाले विमान को उड़ाकर इको फ्रेंडली हवाई सफर की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा गया, जिसके लिए पायलट और इलेक्ट्रिक एयर नाम की कंपनी के फाउंडर गैरी फ्रीडमैन पूरी तैयारी में जुटे दिखे और फिर छोटे से 2 सीटर इलेक्ट्रिक प्लेन में इतिहास बनाने के लिए रवाना हो गए। विमान न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप से उड़ा और कुक स्ट्रेट को पार करके उत्तरी द्वीप में राजधानी वेलिंगटन में लैंड कर गया। महज 40 मिनट के इस सफर ने फ्रीडमैन को हीरो बना दिया। माना जा रहा है कि 78 किलोमीटर की दूरी तय करके इलेक्ट्रिक प्लेन ने खुले पानी के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी उड़ान भरी। और ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत से पहले दोनों नेताओं के गर्मजोशी से मिलने का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट का हाथ पकड़कर थपथपाते हुए दिखे। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री भी उनके कंधे पर हाथ रखकर बात करते रहे। दोनों नेताओं के रिश्तों की नजदीकियां इस वीडियो में साफ दिखी। इजरायल के सरकारी न्यूज चैनल के मुताबिक इस मुलाकात में इजरायल के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल आने का न्योता दिया और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में भी बेहद लोकप्रिय हैं। दिवाली से पहले मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ देश के कई राज्यों में मुहिम चलाई गई। इस त्योहार के आते ही भारी मांग की वजह से मिठाई, खोया, पनीर और दूध में मिलावट की शिकायतें बढ़ जाती, जिस पर शिकंजा कसने के लिए कई शहरों में प्रशासन ने कमर कस ली।
राजस्थान के बीकानेर में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की कई टीमों ने अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया। कई दुकानों से अधिकारियों ने मिठाइयों के सैंपल भी लिए। जांच के दौरान कुछ दुकानों पर खराब कोल्ड ड्रिंक्स पाई गईं तो उन्हें तुरंत फेंक दिया गया। इन सैंपलों की हम जांच करवाएंगे, अगर कहीं गलत मिलता है सैंपल तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। राजस्थान के ही अजमेर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर करीब 4000 किलो मिलावटी मावा जब्त कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली में इस मुहिम को तेज करते हुए खाने पीने की चीजों की क्वालिटी पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स को ही सड़क पर उतार दिया। इसके जरिए मिलावटी मिठाइयों की जांच हाथों हाथ हो गई। जांच के लिए इस गाड़ी में बैठी टीम ने एक केमिकल डालते ही मिठाई की असलियत का पता लगा लिया। अगर रोज रेड कलर आता है तो मिलावट है और अगर हल्का लाइट पिंकिश टाइप रहता है तो नेगेटिव है। बताया गया कि मिलावट का पता चलते ही आरोपियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। तमाम राज्यों में FSSAI की तरफ से ये जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के जरिए नकली मावे और मिठाइयों पर नकेल कसने की तैयारी है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया की राजधानी अबुजा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाले 3 कर्मचारी और 3 बच्चों को एक आदमी ने बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और सेना के जवान वहां तैनात किए गए। जिस इलाके में अपहरण किया गया वहां लोगों की भीड़ जुट गई। एक मकान में सारा सामान बिखरा पड़ा बताया गया कि इस मकान में एक महिला की 9 साल के बेटे को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद उसका रो रो कर बुरा हाल है। जिन लोगों को अगवा किया गया उनमें एक प्रोफेसर का बेटा भी शामिल है। बेटे के गम में डूबे पिता का गुस्सा नाइजीरिया की सरकार पर फूटा। It is only when we are all dead that people will know that there's insecurity in this country. नाइजीरिया में अपहरण एक बड़ी समस्या बन चुका है। पिछले 1 साल में स्कूलों से करीब 1400 छात्रों का अपहरण किया जा चुका है। हालांकि फिरौती से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद कई लोगों को छोड़ दिया गया। बंगाल उपचुनाव में टीएमसी ने 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था और जब नतीजे आए तो 4 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हो गया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। दिनहाटा में तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खूब रंग खेला और बैंड बाजे पर जमकर नाचे। गुसाबा में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिवाली के मौके पर होली खेली और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शांतिपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। वहां टीएमसी के लोगों ने रंग खेलते हुए जुलूस निकाला और नाचते गाते हुए जीत की खुशी मनाई। बंगाल में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें 2 पर पहले बीजेपी का कब्जा था, लेकिन उपचुनाव के नतीजे आए तो वो दोनों सीटें बीजेपी के साथ चली गईं और दिनहाटा, शांतिपुर, गुसाबा और खड़दा में टीएमसी ने जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के दौरान दिनहाटा और शांतिपुर सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन उपचुनाव में वो दोनों सीटें उसके हाथ से निकल गईं, गंवानी पड़ी उसे। यही नहीं, 4 में 3 सीटों पर तो बीजेपी की जमानत तक जब्त हो गई। दिनहाटा में टीएमसी ने बीजेपी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, तो वहीं खदड़ में जीत का अंतर करीब 93,000 वोट रहा, जबकि गोसाबा में टीएमसी करीब 1.5 लाख वोटों से जीती। वहीं शांतिपुर में टीएमसी करीब 64,000 वोटों से जीती, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के जीतने वाले 4 उम्मीदवारों को बधाई दी। ममता बनर्जी ने नतीजों के ऐलान के बाद एक ट्वीट किया और इस जीत को नफरत की राजनीति पर विकास और एकता की जीत बताया। ये जीत was expected। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के दौरान गुंडागर्दी हुई, इसलिए नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए। उनकी 1 लाख की जीत हो, 2 लाख की जीत हो, चुनाव नहीं है वहाँ पोलिंग बूथ पे कब्जा है, वो सीट छीनते हैं। बंगाल उपचुनाव में 4 सीटें जीतने के बाद टीएमसी की विधानसभा में 294 में 217 सीटें हो गई हैं। मेक्सिको में मनाए जा रहे डे ऑफ द डेड के दौरान महिलाओं ने फेमिसाइड यानी कि महिला हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेक्सिको में महिलाओं की हालत इतनी खराब है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 3,723 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें से 940 महिलाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो महिलाएं हैं। यही वजह रही कि कुछ महिलाओं ने डे ऑफ द डेड उत्सव के मौके पर हाथ में बैनर लेकर मार्च निकाला और फेमिसाइड यानी कि महिला हत्या का विरोध जताया। इस दौरान एक समाज सेवी ने एक बच्चे के कंकाल की तरह दिखने वाली चीज को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। Y esta marcha es simbólica porque pedimos justicia। डे ऑफ द डेड उत्सव में शामिल प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेहरे पर भूतिया मेकअप और खास कपड़े पहनकर परंपरा भी निभाई। कुछ महिलाएं महिला हत्या के विरोध में ड्रम बजाते हुए गाना गाती हुई नजर आई।
कुछ महिलाएं हाथ में कैंडल लेकर तो कुछ क्रॉस का निशान लेकर मार्च में शामिल हुई और अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने डे ऑफ द डेड की परंपरा तो निभाई, लेकिन अपने पुरखों को याद करने की बजाय उन महिलाओं को याद किया जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि हुजूराबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सत्ताधारी दल टीआरएस के उम्मीदवार को हरा दिया। ये सीट टीआरएस विधायक और मंत्री रह चुके इटेला राजेंद्र के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल होकर फिर चुनाव मैदान में उतर आए। और जैसे ही उनकी जीत की खबर मिली, बीजेपी का जोश आसमान छूने लगा। इस जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर खूब पटाखे फोड़े। दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा माहौल बना दिया गया। ये लोग इतने खुश दिखे कि जैसे ही तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष दफ्तर से बाहर आए, उन्होंने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। ढोल पर नाचते कार्यकर्ताओं ने उन्हें गोद में उठा लिया और उन्हें पगड़ी पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने जीत की खुशी में झूम रहे कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। जश्न का ये सिलसिला काफी देर तक इसी तरह बीजेपी दफ्तर पर चलता रहा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि पुलिस त्योहारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना नियमों के तहत जवान सुरक्षा में तैनात हैं। दिवाली पर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती होती है, जिसे दिल्ली पुलिस किस तरह से निभा रही है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना हमारे साथ हैं। सर, इस बार भी चुनौती दोहरी है, क्योंकि एक तरफ दिवाली का मौका है, आतंकी गतिविधियां तेज है, धमकियां मिलती हैं, और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल, कैसे चुनौती है? बिल्कुल सही बात है। दिल्ली देश की राजधानी है। जिस तरह का थ्रेट परसेप्शन है, उसके हिसाब से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अपने आप को तैयार रखना है। फेस्टिवल सीज़न है, तो बाज़ारों में, पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में पब्लिक की आवाजाही ज़्यादा है, सड़कों पे भी ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए सिक्योरिटी की फीलिंग होना जनता में ज़रूरी है। तो पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं, और स्ट्रीट पे पुलिस का डोमिनेशन रहे, इस तरह की कोशिश की गई है। पेट्रोलिंग पीक आवर्स में ज़्यादा रहे, ऑफिसर ओरिएंटेड पेट्रोलिंग रहे, और जो शैडो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी फिज़िकल प्रेजेंस पुलिस की ज़्यादा रहे, ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। एंटी टेररिस्ट मेजर्स जो भी लिए जाने चाहिए वो सारे लिए गए हैं। मॉक ड्रिल्स कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, और जो भी प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन को हमें हैंडल करना है हम लोग कर रहे हैं। साथ में कोविड प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी ऑफिसर्स को और फोर्स को ताकीद की गई है। साथ में पुलिस ऑफिसर्स और जवानों को भी अपनी सेफ्टी के लिए कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में एनडीए ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। कांग्रेस को इनमें एक सीट पर करीब 2%, दूसरी सीट पर करीब 4% वोट ही मिल पाए, और टक्कर केवल आरजेडी और जेडीयू के बीच हुई। दोनों ही सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जिसके बाद पटना में जेडीयू के दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। दिवाली से पहले ही आतिशबाजी शुरू हो गई। पार्टी के तमाम नेता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराते रहे। उपचुनावों में मिली इस कामयाबी के बाद नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान सीट पर तो जेडीयू ने 12,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की, जिसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने दिवाली से पहले जीत की होली खेलनी शुरू कर दी। उन्होंने एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। यूपी के एटा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 2 गुटों के बीच हुई झड़प में एक रिटायर्ड फौजी समेत 3 लोग घायल हो गए। 2 दिन पहले हुई इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक रिटायर्ड फौजी पर लाठियां बरसाते हुए दिखाई दिए, और इससे पहले उसे एक लड़के ने पकड़ लिया और फिर वहां मौजूद लोगों ने चारों तरफ से घेर कर उस पर लाठियों से वार करना शुरू कर दिया। इस हमले से वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में आज से हजारों वर्ष पहले
पूरे देश ने, पूरे आर्यावर्त ने, पूरे भरतखंड ने दीपमालाओं से अपने अपने घरों को सजा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आगमन और राम राज्य के शुभारंभ की स्मृति स्वरूप इस पर्व को मनाना प्रारंभ किया। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली भी है और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। यानी दीपावली का यह पर्व अनेक प्रकार से हमारे लिए आनंददायक है, शुभदायक है, मंगलदायक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन आज देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयोजन हो चुका है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर अब तक हम 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। मेरी अपील होगी प्रदेश के अंदर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर निकायों के चेयरमैन, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, इन सब की संख्या प्रदेश के अंदर 8 लाख से अधिक है। ये 8 लाख लोग अगर ठान लेंगे तो प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। वे सब एक एक घर को अडॉप्ट करें और उन घरों में भी दीप प्रज्वलन करने और दीपावली की मिठाई उन घरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। उन परिवारों में रह रहे बच्चों को भी दीपावली का उपहार दें। प्रदेश के अंदर हमारे पास 16.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पास 4 लाख की पुलिस फोर्स है, यानी 20 लाख से अधिक हमारे पास सरकारी कर्मी और अन्य हमारे पास वे कर्मचारी हैं जो सरकार की व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरी अपील है कि वे एक एक परिवार के पास कम से कम एक कर्मचारी या एक जनप्रतिनिधि एक परिवार को इस अवसर पर गोद में लेकर के अपनी दीपावली की खुशी उस परिवार के साथ जरूर बांटे, जिससे दीपावली हर घर तक पहुंचाई जा सके, हर परिवार को इस खुशी के साथ जोड़ा जा सके। दीपोत्सव यानी प्रकाश पर्व, दीपोत्सव, दीपावली का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। प्रभु राम की श्री कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सब के प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।